तो आज बात करते हैं आधुनिक भारत के उस आर्किटेक्ट की जिनकी दी हुई नींव पर हमारा देश खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। चलिए उनके जबरदस्त सफर को समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये अंबेडकर के असर को बहुत खूबसूरती से बताती है। वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि दलित पॉलिटिकल आवाज के एक ऐसे प्रतीक बन गए जिनकी विरासत आज भी आंदोलनों को रास्ता दिखाती है। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जो दलित वर्ग थे, उनके लिए पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। उस वक्त उनके हक के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आ रहे थे। तो ये दो मॉडल कौन से थे? एक तरफ था जगजीवन राम का हरिजन मॉडल। इसका फोकस था कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गांधीवादी तरीके से समाज में घुलना मिलना, और दूसरी तरफ थे अंबेडकर। उनका मानना था कि दलितों को अपनी एक अलग, एक मजबूत राजनीतिक पहचान बनानी होगी। उनके लिए समाज सुधार राजनीतिक आजादी से भी कहीं ज्यादा जरूरी था। और अंबेडकर सिर्फ सोचने वालों में से नहीं थे, वो एक्शन लेने में यकीन रखते थे। उनके जो शुरुआती राजनीतिक कदम थे, वो असल में अपने समुदाय के बुनियादी अधिकारों को हासिल करने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। अंबेडकर अपनी मांगों को लेकर एकदम क्लियर थे। उनका पहला पॉइंट था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से पहले सोशल रिफॉर्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अनुसूचित जातियां असल में अल्पसंख्यकों के बीच की अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें खास सुरक्षा की जरूरत है। और इसी सोच के साथ उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में वो मांग रखी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग निर्वाचक मंडल। लेकिन इस मांग से एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हो गया। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अंबेडकर को अलग निर्वाचक मंडल की मांग तो छोड़नी पड़ी, लेकिन उसके बदले में दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं। और यहीं से कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो इंसान अब तक सिस्टम का सबसे बड़ा आलोचक था, अब वही उस सिस्टम का निर्माता बनने जा रहा था। सोचिए, ये कितना बड़ा पल था। कांग्रेस और गांधी से इतने मतभेद होने के बावजूद अंबेडकर की कानूनी समझ और काबिलियत का लोहा सबने माना, और उन्हें भारत का संविधान लिखने वाली सबसे जरूरी समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अब एक आर्किटेक्ट के तौर पर अंबेडकर के सामने बड़े सवाल थे। आज़ाद भारत की सरकार कैसी होनी चाहिए? एक ऐसी सरकार जो बहुत स्थिर हो, या एक ऐसी सरकार जो जनता के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हो? तो उनके सामने दो मॉडल थे। एक अमेरिका की प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देती है। दूसरा ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी पर जोर देती है। अंबेडकर का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने भारत के लिए जिम्मेदारी को स्थिरता से ऊपर रखा और पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। ये जो बात उन्होंने कही, इससे उनकी सोच एकदम साफ हो जाती है। उन्होंने तय किया कि राष्ट्रपति का रोल सेरेमोनियल होगा। मतलब वो देश का चेहरा तो होंगे, लेकिन देश चलाएंगे नहीं। असली ताकत जनता के चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में होगी। अब सरकार के बाद बारी थी देश के ढांचे की। अंबेडकर ने अमेरिका के सख्त फेडरलिज्म की जगह भारत के लिए एक लचीला संघ डिजाइन किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था सिंगल सिटीजनशिप, एक ही संविधान और एक ही जुडिशरी पूरे देश के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा सिस्टम जरूरत पड़ने पर यूनिटरी यानी एकात्मक बन सकता है और सामान्य हालात में फेडरल यानी संघीय रह सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अंबेडकर के लिए डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना या सरकार चुन लेना नहीं था। उनके लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था, जो समाज की जड़ों से जुड़ा था। ये उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। उनका साफ मानना था कि अगर समाज में बराबरी, आज़ादी और भाईचारा नहीं है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ एक खाली ढांचा बनकर रह जाएगी। असली लोकतंत्र की शुरुआत तो समाज से ही होती है। और उन्होंने आने वाले भारत के लिए 3 बहुत साफ चेतावनियां दी। पहली, कोई भी बदलाव लाना हो तो हमेशा संवैधानिक तरीके से लाएं। दूसरी, पॉलिटिक्स में किसी एक इंसान की भक्ति या हीरो वर्शिप से बचें, क्योंकि यही चीज तानाशाही की तरफ ले जाती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी बनाएं। संविधान तो बन गया, लेकिन अंबेडकर का सोचने का काम खत्म नहीं हुआ था। वो लगातार इस सवाल से जूझते रहे कि भारत के राज्य का असल मकसद और उसकी बनावट क्या होनी चाहिए। तो जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात आई, तो अंबेडकर ने इसकी जोरदार मुखालिफत की। उन्हें डर था कि एक भाषा एक राज्य का यह फॉर्मूला देश की एकता के लिए खतरनाक साबित होगा।
उन्होंने चेतावनी भी दी कि इससे नॉर्थ और मजबूत होगा, जबकि साउथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। तो फिर उनका हल क्या था? उनका सुझाव था छोटे राज्य जो माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा सेफ हों। अंबेडकर की सोच को समझने के लिए ये शब्द राज्यवादी या स्टेटिस्ट बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि वो एक मजबूत, एक एक्टिव सरकार में विश्वास करते थे जो समाज और अर्थव्यवस्था में सीधे दखल देकर सामाजिक न्याय लाए। और ये सिर्फ थियरी नहीं थी, उनके पास ठोस प्लान थे, जैसे कि खेती सरकार के कंट्रोल में हो, इंडस्ट्री में स्टेट सोशलिज्म हो और एजुकेशन पूरी तरह सरकार फंड करे। उनका मकसद साफ था, सदियों से पिछड़े हुए लोगों को ताकतवर बनाना। उनके लिए सरकार ही वो इंजन थी जो इस बदलाव को ला सकती थी। तो अंबेडकर ने एक न्याय और बराबरी पर आधारित देश का पूरा ब्लूप्रिंट हमें दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इतने साल बाद भी उस ब्लूप्रिंट पर इमारत बनाने का काम पूरा हो पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।